नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज को। ठीक है, एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हमने कंप्लीट रूप से कर लिया है। क्लास 7 की ज्योग्राफी को भी हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर आप सीटेट के लिए या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की बुक को करवाया जाता है, यानी एक एक पॉइंट को करवाया जाता है जिससे सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से हम कर सकें। तो ये एनसीईआरटी की नई बुक है, एकदम देख लीजिए, यहाँ पर नई बुक से नए डाटा को करवाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक में टोटल आपको कितने चैप्टर को पढ़ना है? टोटल 8 चैप्टर को पढ़ना है नई बुक में। ठीक है, इन 8 चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पुरानी बुक है उसमें भी जो चैप्टर बच रहे हैं उसको भी पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट रूप से करेंगे। यानी एक एक जैसे जैसे क्वेश्चन अब बनते हैं सीटेट में, वैसे वैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ से करवाया जाएगा। ठीक है, यानी आपको पूरी प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, सभी प्रकार के एनसीईआरटी की बुक को देखने के लिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम क्या है। पहला क्लास 7 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रारंभिक कथन। ठीक है, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताली। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यह एक जो मैप दिया गया है, ठीक है, यह मैप है, इसको देखेंगे, और एक मैप नीचे है। ठीक है, ये दो मैप है, दो मैप को आप अच्छी प्रकार से देख लेंगे, ये बहुत पहले के बने हुए हैं। ठीक है, मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, ये भी नाम नोट करेंगे। ठीक है, कि कभी आपके नाम आ जाए अल इदरीसी का संबंध किससे है, तो ये क्या है, भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, यहाँ यहाँ जो नक्शा दिया गया वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, अब मानचित्र 2 जो दिया गया वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1700 क्या है 20 में बनाया था। ठीक है, दोनों देखिए अलग अलग है। जब आप देखेंगे दोनों ही मानचित्र क्या है एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, क्योंकि दो लोगों ने बनाया है तो वो अपने अपने तरीके से बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए, अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं, यानी कि ठीक है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है। ठीक है, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया। ठीक है, इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर देखिए मैप में देखेंगे कुछ दिया गया, इसको जरूर पढ़ लेंगे। क्या दिया, मानचित्रकार किसे कहते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे हम क्या है, मानचित्रकार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड चित्र में बताया गया 18वीं सदी के आरंभ में ग्विलोम द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप को दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या हम यहाँ पर, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालो, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में गंगा के मार्ग को देखना है। ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हर एक एक पॉइंट को आपको देखना पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, और हम एनसीईआरटी की बुक में एक एक पॉइंट को पढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का अध्ययन रखना जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है नई और पुरानी शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे, आप समझेंगे। अगर अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही
नहीं आई। समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। देखिए पेपर में एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि 13वीं सदी के जो इतिहासकार थे उनका नाम क्या है, तो मिन्हाज ए सिराज है। ठीक है, ये नाम जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, लेकिन आज क्या है, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, यानी कि उस गांव का अगर व्यक्ति नहीं होता था, कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाता था, उसको क्या है, विदेशी समझा जाता था। जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। लेकिन आज क्या है, जो भारत के अन्य देशों से आ रहा है तो उसे विदेशी कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि विदेशी को क्या है, हिंदी में परदेशी कहते हैं और फारसी में अजनबी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, अगर वो एक ही गांव में रह रहे हैं, भले उनकी धार्मिक या जाति परंपरा अलग अलग है, फिर भी वो विदेशी नहीं कहलाते थे। आगे देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। ठीक है, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, इनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पे जो लिखने वाले, ठीक है, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि क्या लिखने में इसका उपयोग करने लगे। ठीक है, धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा
अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ठीक है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिक्रिया बनाते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे आप, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, अक्सर आप यही करते हैं कि अपने साथी की कॉपी लेके उसमें से आप नकल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके साथी की राइटिंग आपको लिखावट समझ में नहीं आती हो। तो इसमें भी ऐसा हुआ, कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको क्या है, मजबूर होकर अंदाज में ही वैसे ही बनाना पड़ता है। ठीक है, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आते होंगे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। जो उन्होंने लिखा है फिर आपने लिखा है, दोनों में अंतर हो जाता है। ठीक है, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। ठीक है, सदी दर सदी प्रतिलिपियां की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। यानी अगर एक दूसरे में से लिखते रहेंगे तो लास्ट में जाते जाते क्या है, जो मूल शब्द है वो अलग हो जाता था। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि मतलब होता है कि जो हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थे ताड़ के पत्तों पर। ठीक है, शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई यानी जो लिखते थे प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब आगे देखिए, यहाँ पर याद रखना आपको क्या रखना है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। अब देखिए, इसके पहले हमने जो पढ़ा था मिन्हाज सिराज के बारे में, वो 13वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद लिखा, यानी 2 वर्ष के बाद 1358 में। ठीक है, ऐसे आप समझते रहें कि उन्होंने अपना दूसरा वृत्तांत 1358 में लिखा और पहला 1356 में। ठीक है, दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाली वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो है कुछ चीज़ों के अर्थों को भी समझते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कागज के मूल्य के बारे में। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को। अब यहाँ पर हमें देखना है अभिलेखागार का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने अभिलेखागार का अर्थ बताया था, जो शिलालेख पे लिखते हैं, यानी शिलालेख मतलब जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। अभिलेखागार का मतलब होता है जहाँ पर इन सबको सुरक्षित संग्रहित किया जाता है। ठीक है, एक बार से करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब इस चित्र को देखकर आप कुछ समझेंगे कि यह एक लघु चित्र है कि
प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक, लिपिक मतलब जो लिखता था, ठीक है, किसी पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं। जैसे आप अपने दोस्त की कॉपी करते हैं ना। अब इसका जो आकार, चित्र का आकार क्या है, 10.5 सेंटीमीटर गुणे 7.1 सेंटीमीटर। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनी मिनिएचर कहा जाता है। देखो, लघु चित्र को मिनिएचर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर क्या है, इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये लिखी हुई है। ठीक है, अब लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिपि लिखी, अब देखो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। नस्तलिक लिपि क्या थी, जो बाईं ओर से में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि क्या होता है, जो दाईं ओर, ठीक है, यानी जो दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। इन दोनों चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट। ठीक है, नए नए प्रौद्योगिकी मतलब क्या है कि नए नए तकनीकों का यूज। ठीक है, आपने भी जानते हैं कि सिंचाई में क्या है, रहट। ठीक है, और कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो खान पान ये भारत के बाहर से लाया गया। ठीक है, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये रहट है आपका। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों ने झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। ठीक है, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र यानी अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग के ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः क्या, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। ठीक है, कायस्थ मतलब हो गया कि जो लिपि का कार्य या मुंशी का कार्य करते थे। ठीक है, आदि समूहों ने भी उठाया। अब आगे देखिए, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास, अब पर्यावास क्या होता है एक बार समझ लेंगे साइड में, कि इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए,
कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, यानी कि पालतू जानवर। कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसे दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, आगे देखेंगे। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत, अब यहाँ पे देखिए जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं चोल। इसको अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तुगलक जो है अध्याय 3 में पढ़ेंगे, या जो मुगल हैं अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1287 तक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे आप। ठीक है, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझाने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ये आप देख लीजिए, जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इन सारे जो नंबर को आप देखेंगे और कौन से किस में नंबर पे हैं, ठीक है, वो आपका क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये आने वाले सारे प्रांत थे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। भाषा तथा क्षेत्र ये भी देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में बोलते हैं, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदी भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। यह सारे चीज़ों को याद कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बोला जाता है, किस क्षेत्र में। ठीक है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, और ये आपको करना है, इसको आपको लेंगे करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल
खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये कभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, आगे देखिए। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इसको अध्याय 8 में देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसमें क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई बड़े बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके क्षेत्र की अपनी विशेषताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, पुराने और नए धर्म के बारे में देखेंगे। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। ठीक है, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, अब संरक्षक का मतलब यहाँ पर देख लीजिए कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्मग्रंथ मानते थे। ठीक है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। ठीक है, हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। ठीक है, अब देखिए शिया का मतलब क्या है, जो पैगंबर साहब या दामाद अली को मानने वाले थे। ठीक है, और
कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, जो सुन्नी लोग होते थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, और जो शिया लोग होते थे वो अली की। ठीक है, आगे देखिए, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, ठीक है, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। देखिए ये सीटेट में पूछा गया पेपर है, सीटेट में पूछा गया है इस्लामी न्याय सिद्धांत, यानी आपसे पूछा गया था कि हनफी और सफ़ी क्या है। ठीक है, यानी ये सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि हनफी और सफ़ी क्या है, ये किस किस धर्म के सिद्धांत होती है, क्या इस्लाम धर्म के सिद्धांत हैं, इसको आप ध्यान से, ठीक है, इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। ठीक है, उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन आपको ध्यान देना है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। वो कौन कौन सा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, यानी कि 6ठी क्लास की जो आपके इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है, 7वीं क्लास की जो इतिहास है आपके मध्यकालीन इतिहास है, और 8वीं क्लास की जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की क्या है कि कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक काल इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है, वैसा ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर को हमने बहुत इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके से सारे एनसीईआरटी की बुक को देखने के लिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
यह सीरीज आगे जारी रखनी चाहिए और सीटेट के लिए आपके लिए एक से एक क्वेश्चन आपको लाना चाहिए। यानी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है वो आपको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो अगर लाना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसे लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।